तो आप सभी का स्वागत है दोस्तों। ये क्लास 9th का साइंस सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ रहे हैं। ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैंने एक पार्ट पढ़ा चुका हूँ जिसमें मैंने मैटर के बारे में इन डिटेल बता चुका है। हालांकि उसमें मैंने कुछ गलतियाँ भी की थी, तो मैंने कमेंट में पिन कर दिया, उसको आप देख सकते हैं। चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या हमने इससे पहले पढ़ा था। जैसे मैटर के बारे में पढ़ा था, मैटर के बारे में हम लोग क्या पढ़ा था कि एवरीथिंग, यानी कि एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग, जो भी चीज़ हमारे आसपास दिखती है, ठीक है, जो भी चीज़ हमारे आसपास दिखती है वो सभी क्या है, वो सभी मैटर है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि पेन हो गया, बुक हो गया, और ये जैसे कि मोबाइल हो गया, और ऐसे ही सन, स्टार, सी, ये सभी क्या है, ये सभी मैटर है। ये सभी किन चीज़ों से मिलकर बना है, ये सभी चीज़ें मैटर से मिलकर बनी हुई है, मतलब मैटर है। अब ये मैटर किस चीज़ से बनी होती है, तो पहले हम लोग मैटर के बारे में जान लेते हैं। एक छोटा सा क्विक रीजन कि मैटर आखिर है क्या। तो हम लिखेंगे कि मैटर इज मेड अप ऑफ small particles which has occupy space and have mass। मैटर क्या है, तो मैटर छोटे छोटे किससे, कणों से मिलकर बना होता है। और ये मैटर जो कि एक स्पेस यानी कि जगह घेरता है और उसका खुद का क्या मास हो, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो मैटर है। तो मैटर इन सभी चीज़ों से मतलब ऐसे हम मैटर को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि ये मार्कर है, तो ये मार्कर एक मैटर है और ये छोटे छोटे पार्टिकल से ही मिलकर बने होंगे। हालांकि इसका कंपोजिशन अलग होगा, मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स से मिलकर ये बना होगा। तो देखिए इसका खुद का एक क्या है, मास है, द्रव्यमान है, और ये इसको रखने पर ये एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, मैटर है। तो आइए इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स था हम उसके बारे में पढ़े थे पिछली क्लास में। वो क्या था, मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म भी बताया था कि टी, वी, एस, एम और ए, इससे आप कम से कम पार्टिकल्स का कम से कम 5 ठो आप कैरेक्टर याद रख सकते हैं। अभी इतना ही जरूरी है, और इससे भी बहुत अभी मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो मैंने बताया था कि टी का मतलब क्या होता है कि जो मैटर है वो बहुत ही टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। किससे, बहुत ही टाइनी, मतलब बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और वी का मतलब मैंने बताया था कि जो कण होते हैं वो वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, उनका साइज बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम उसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, नेक्ड आई से हम लोग नहीं देख सकते हैं। और एस का मतलब मैंने बताया था कि TVSMA, यानी कि वो स्पेस, उनके बीच क्या होता है, उनके बीच स्पेस होता है। दो पार्टिकल्स के बीच में, दो पार्टिकल्स होंगे तो उनके बीच में थोड़ा बहुत जगह होता है। जैसे कि सॉलिड में ये मतलब कि बहुत ही कम होता है, ठीक है, सॉलिड में बहुत कम होता है, लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा होता है, और गैस में यही जो स्पेस होता है सबसे ज़्यादा होता है। और एम के बारे में मैंने बताया था, यानी कि मूवमेंट। अब जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर क्या होता है, मूवमेंट होता है। अब ये मूवमेंट किस कारण से होता है, तो ए से होता है, ए यानी कि अट्रैक्शन। इनके अंदर एक खास तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स है इन पार्टिकल्स के अंदर, वो क्या है, वो अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन, ठीक है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनके बीच मूवमेंट होता है। अब जैसे कि मैंने पिछली क्लास में यानी कि फर्स्ट पार्ट में मैंने आपसे पूछा भी था कि इनके बीच अट्रैक्शन मतलब कि ये मूवमेंट जो है, ये मूवमेंट किस कारण से होता है, वो मेन कारण क्या है। तो देखिए उसका मेन कारण तो यही है, उनके बीच अट्रैक्शन होता है। अब ये अट्रैक्शन कैसे होता है ये समझिए, इनके बीच यानी कि पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स लगता है। वो फोर्स कौन सा होता है,
उसी के कारण इनके बीच मूवमेंट भी होता है, तो होता है फोर्स ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, एक मिनट रुकिए, इसको मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो लिखेंगे कि पार्टिकल्स मूव बिकॉज ऑफ intermolecular force of attraction applied। ठीक है, इनके बीच क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इनके बीच अप्लाइड होता है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, ये मूवमेंट करते हैं। अब ये इसके बाद हमने पढ़ा था कि डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्या कहता कि डिफ्यूजन की स्पेलिंग भी गलत लिखा था, तो उसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। डिफ्यूजन का स्पेलिंग होगा डिफ्यूजन का स्पेलिंग ये होगा। ठीक है, मैंने एक एफ को छोड़ दिया था। तो आइए इसके बारे में एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है। देखिए, डिफ्यूजन यानी कि स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग। ठीक है, स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स कैसे हैं, ये पार्टिकल्स है टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर के। ठीक है, टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर के। ठीक है, ऑफ मैटर, ये दो अलग अलग पदार्थों के कणों का एक दूसरे में क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस, मतलब अचानक जब जैसे कि स्प्रे हम लेते हैं। ठीक है, और स्प्रे को जब मतलब परफ्यूम लेते हैं, उसको स्प्रे करते हैं, तो हवा में मतलब कि एक कमरे में जो एयर है, उस एयर में वो मिक्स हो जाता है। तो मिक्स किस कारण से होता है, वो मिक्स इसी कारण से होता है कि उनके अंदर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स है, वो स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग कर लेते हैं आपस में, क्योंकि उनके बीच खाली जगह होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कर देते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। और इस डिफ्यूजन के बारे में किसने बताया था, तो इसके बारे में बताया था ग्राहम्स ने, और इसी को कहते हैं ग्राहम्स लॉ। ठीक है, अब आइए इसके बाद हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्या था, ये था ब्राउनियन मूवमेंट। तो ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में मैंने क्या बताया था कि ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में बताया था कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड हो या फिर गैस, मतलब ये चीज़ किस में देखने को सबसे ज़्यादा मिल सकती है, ये गैस में और लिक्विड में मिलती है। क्यों, क्योंकि इनके बीच जो स्पेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है इसके कंपेयर में, तो सॉलिड के कंपेयर में। ठीक है, सॉलिड के कंपेयर में देखा जाए तो इनके बीच स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, तो इनके बीच हम ब्राउनियन मतलब मूवमेंट को बहुत ही आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मैंने इसके बारे में बताया था कि जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, द जिगजैग मूवमेंट। और इसके बारे में किसने बताया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। तो रॉबर्ट ब्राउन के बारे में मैंने एक और चीज़ आप लोगों को बताया था कि रॉबर्ट ब्राउन ने एक बायोलॉजी में उन्होंने न्यूक्लियस की भी खोज की थी, न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने इतना सब बताया था। अब आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है, इस मैटर की क्लासिफिकेशन क्या है। तो इसके बारे में भी मैंने थोड़ा सा रिकैप पिछली वीडियो में दे दिया था कि इसका क्लासिफिकेशन दो तरीके से होता है। एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, पहला है क्या है, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब देखिए, ये फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कितने प्रकार के होते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि पदार्थों को यानी कि मैटर को कितने भागों में बांटा गया है, कितने क्लास में बांटा गया, तो आप लोग बताएंगे जैसे कि सॉलिड। ठीक है, उसके बाद लिक्विड, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक यही पढ़ा होगा। ठीक है, और गैस। लेकिन इसके अलावा दो और स्टेट होता है मैटर का जो हमें इस क्लास में पढ़ना है, क्लास 9 में।
तो वो है, एक है प्लाज्मा और एक है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये पांच तरीके के फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है किसका, तो मैटर का। तो इसी को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। अब देखिए इसका एक और है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो इस केमिकल क्लासिफिकेशन को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में यानी कि चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए इसके बारे में मैं आपको एक ब्रीफ बता ही देता हूँ कि केमिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से मैटर कितने टाइप के होते हैं। देखिए केमिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से मैटर को 2 टाइप में बांटा गया है। एक है प्योर सब्सटेंस, प्योर मैटर, एक प्योर मैटर कह सकते हैं, और एक है इम्प्योर मैटर। अब देखिए अब प्योर मैटर में भी 2 टाइप है। कौन सा है, तो एक है एलिमेंट, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट के बारे में यानी कि तत्वों के बारे में, और एक है कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे यानी कि यौगिक के बारे में, ठीक है। अब देखिए इम्प्योर में भी 2 प्रकार के टाइप मिलता है, जिसमें हम लोग इसे इम्प्योर मैटर को क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग मिक्सचर कह सकते हैं, ठीक है। मिक्सचर कह सकते हैं। अभी इसी मिक्सचर को हम लोग 2 टाइप में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में। वो है, एक है हेट्रोजीनस और एक है फर्स्ट वाला है होमोजीनस, ठीक है। फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे होमोजीनस के बारे में, होमोजीनस, और जो सेकंड है वो है हेट्रोजीनस। तो ये है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में, जिसमें 2 टाइप है, प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर के भी 2 टाइप, एलिमेंट और कंपाउंड, और इम्प्योर में हम कह सकते हैं कि मिक्सचर है, ठीक है। मतलब 2 अलग अलग पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जो इसमें आ जाता है एक होमोजीनस और सेकेंड आ जाता है हेट्रोजीनस। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से। जो पहला हम लोग का टाइप है वो सॉलिड, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग टॉपिक लिख लेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब देखिए एक साइड हम लोग लिखेंगे सॉलिड, ठीक है, कि अच्छे से डिफरेंशिएट भी हम कर सकते हैं। दूसरी ओर लिक्विड लिखेंगे, और यहाँ पे एक कॉलम बना के लिखेंगे गैस, ठीक है। अब इसी कॉलम में हम लोग इन तीनों को अच्छे से पढ़ेंगे भी और डिफरेंशिएट भी कर पाएंगे कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो सॉलिड का पहला हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, क्या कि सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। सॉलिड में क्या होता है, उसका वैल्यू फिक्स होता है, यानी कि अगर आप 1 किलो किसी भी सॉलिड को लेते हैं और उसको किसी भी वेसल में रखते हैं तो वो 1 ही किलो रहेगा, ठीक है, 1 लीटर ही रहेगा, वो उससे कम नहीं होगा। और उसका एक शेप होता है फिक्स, वो जो कि सॉलिड में हमें दिखाई देता है, और साथ ही में इसका मास भी फिक्स होता है, ठीक है। सॉलिड का मास भी फिक्स, जितना उसका द्रव्यमान होगा उतना ही द्रव्यमान किसी भी आप वेसल में रख देंगे, पात्र में रख देंगे तो उतना ही होगा। वही बात कीजिए लिक्विड के, तो लिक्विड्स है फिक्स्ड। इसमें क्या होता है, इसमें आपको शेप फिक्स्ड नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन इसका वॉल्यूम एंड मास ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों फिक्स होंगे, बट शेप इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। शेप फिक्स्ड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखिए जो लिक्विड है इसमें एक टेंडेंसी होती है बहने की टेंडेंसी, यानी कि फ्लो करने की टेंडेंसी। जब कोई भी चीज़ फ्लो करेगी तो उसमें उसका शेप को हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं कि उसका शेप कैसा हो सकता है। ठीक वैसे ही गैस में भी है। तो गैस में क्या है कि इसमें इसका शेप एंड वैल्यूम दोनों ही क्या होता है,
दोनों ही इसमें फिक्स्ड नहीं होते हैं, नॉट फिक्स्ड लिख देंगे यहाँ पे, नॉट फिक्स्ड, ठीक है। लेकिन इसका जो मास होगा, ठीक है, जो इसका मास होगा वो फिक्स होता है गैस में। अब इसे समझते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कि आपने इस गैस में जैसे कि एक बोतल में, ठीक है, एक बोतल में जितना गैस आपने भरा, ठीक है, अब उसी बोतल को मतलब पैक करके ही कहीं पे आप ले जा रहे हैं तो उसका मास उतना ही रहेगा, ठीक है, लेकिन उसका वैल्यू वो फिक्स नहीं रहेगा और ना ही उसका शेप। अब ये कैसे नहीं होगा, देखिए जिस बोतल में रखा गया है उस बोतल का शेप वो गैस ने ले रखा है, और वैल्यू वो तभी तक उसको फिक्स करेंगे जब तक कि वो बॉटल में बंद है। अगर उसे हल्का सा भी खोलते हैं तो उसका वैल्यूम भी फिक्स नहीं रहा है। तो ये एक एक्सेप्शनल है, ठीक है, कि उसको बंद रखने पर फिक्स रहेगा और वैसे देखा जाए तो ये फिक्स नहीं होता है। अब देखिए सॉलिड का दूसरा एग्जाम्पल, ये सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड है रिजिड। सॉलिड्स क्या होते हैं, वो रिजिड होते हैं, बहुत ही कठोर होते हैं, जबकि लिक्विड क्या होते हैं, लिक्विड मतलब कि ये लेस देन, ठीक है, लेस देन सॉलिड, सॉलिड से कम रिजिड होते हैं, ठीक है, सॉलिड से कम रिजिड होते हैं, मतलब कि इसे आप नॉट रिजिड भी कह सकते हैं, इनमें रिजिडिटी बहुत ही कम होती है। और गैस में, गैस तो बिल्कुल इसमें होता ही नहीं है, नॉट रिजिड, गैस रिजिड होता ही नहीं है। अब देखिए थर्ड पॉइंट में हम कह सकते हैं कि सॉलिड में क्या होता है कि स्पेस बिल्कुल नहीं होता है, स्पेस नहीं होता है, जबकि लिक्विड में हम लोग कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है, स्पेस इसमें होता है, मतलब कि ठीक ठाक स्पेस आपको लिक्विड में मिल जाएगा। और गैस में इसमें तो पूरा ही है, मतलब इसमें लिख सकते हैं हाई स्पेस, बहुत ही ज़्यादा स्पेस होता है, ठीक है। अब देखिए फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे, सॉलिड में क्या है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इसमें क्या होता है, हाई होता है, इसमें क्या होता है, हाई होता है। और वहीं बात की जाए लिक्विड में तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपेयर में कम होता है, तो हम लिख देंगे कि लेस देन सॉलिड। अब ये किसके बारे में बात हो रही है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब वही बात की जाए गैस में, तो गैस में मतलब कि बिल्कुल होता ही नहीं है, बहुत ही कम होता है, इतना कम मतलब उसके बीच आप कह सकते हैं कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये 4 पॉइंट हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा और इसको डिटेल में हम लोगों ने इसका क्या किया, इसके बारे में पढ़ा और इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट भी कर पाए, गैस के बारे में, सॉलिड के बारे में और लिक्विड के बारे में। अब आइए इसके बाद और भी इसके बारे में पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं, तब तक आप इसे लिख सकते हैं। चलिए इसे इरेज कर देते हैं। देखिए सॉलिड की एक और टेंडेंसी है, क्या टेंडेंसी है कि इनके सॉलिड में जो ये कंप्रेसिबिलिटी है, जैसे सॉलिड है तो सॉलिड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो इसमें ना जो कंप्रेसिबिलिटी है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, जो कंप्रेसिबिलिटी है वो बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो लिख सकते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी इज टू मच लो, ठीक है, टू मच लो। अब देखिए टू मच लो कहने का मतलब क्या है, जब हम लोग सॉलिड को लेते हैं तो कंप्रेस करते हैं तो वो कंप्रेस नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जब उस पर हम लोग फोर्स लगाते हैं, ठीक है, एक फोर्स लगाएंगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाएगा, लेकिन अपना शेप जो है वो शेप जो है वो चेंज नहीं करेगा, शेप नॉट चेंज, ठीक है, शेप उसका जो है टूटा हुआ हिस्सा वो वैसा ही जाएगा, नॉट चेंज, ठीक है। अब वही बात की जाए तो लिक्विड में ऑलमोस्ट हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ऑलमोस्ट कंप्रेस कर सकते हैं,
कंप्रेस कर सकते हैं। और वही बात की जाए गैस में, तो गैस में तो इसको बिल्कुल जो कंप्रेसिबिलिटी है वो बिल्कुल हाई होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग गैस को कंप्रेस करके किसी भी सिलेंडर में हम इसे स्टोर कर सकते हैं। तो हाई कंप्रेसिबिलिटी, हाई कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। अब मैंने लिक्विड के बारे में एक और बताया था पॉइंट कि लिक्विड और गैस में फ्लो होने की एक टेंडेंसी होती है, एक खास चीज़ होती है कि यह फ्लो कर सकते हैं, तो उसे हम लोग फ्लूइडिटी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि लिक्विड्स हैव टेंडेंसी टू, एक मिनट, टेंडेंसी टू फ्लो, ठीक है, ये फ्लो कर सकते हैं फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, ठीक है, हायर लेवल टू लोअर लेवल, यही क्या कहलाता है, इज कॉल्ड फ्लूइडिटी कहलाता है, फ्लूइडिटी, ठीक है। तो इसको हम लोग फ्लूइडिटी कह सकते हैं। और यही चीज़ गैस के लिए भी अप्लाई होती है, ठीक है। तो गैस में भी फ्लूइडिटी क्या होता है, हाई होता है, फ्लूइडिटी हाई होता है। तो गैस और लिक्विड में दोनों में ये दो चीज़ जो होती है वो मतलब कि सेम चीज़ें पाई जाती है। अब इसके इन तीनों के बारे में 6 पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए इसका 6 पॉइंट सॉलिड का है। सॉलिड में 6 पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि इसमें काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बहुत ही कम होता है, टू मच लो। क्यों, देखिए जो सॉलिड होता है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही पास होते हैं, तो जब पास होंगे तो उनमें स्पेस कम होगा, जब स्पेस कम होगा तो उसमें जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक के फॉर्म में होगी, यानी कि स्टोर्ड फॉर्म में होगी, मतलब कि पोटेंशियल के फॉर्म में होगी, ना कि काइनेटिक के फॉर्म में होगी। काइनेटिक का मतलब क्या होता है, यानी कि कोई भी चीज़ जो मोशन में हो, ठीक है, तो वो उस जब मोशन में कोई चीज़ होती है तो उसमें एक एनर्जी होती है, वो एनर्जी कैसी होती है, काइनेटिक होती है। और जब कोई जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन में नहीं है, गति में नहीं है, तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे कि आप इसे एक एग्जांपल से समझे, जैसे डैम है, ठीक है, डैम जो बांध होता है, तो बांध में जब तक स्टोर्ड पानी है, ठीक है, स्टोर्ड वाटर है, जब तक उसमें स्टोर्ड वाटर किया गया है तो उसे हम लोग कहेंगे कि उसके पास कौन सा है, तो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी है। और वही जब पानी को हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, वाटर को हम लोग क्या करते हैं, डैम से छोड़ देते हैं, जब नीचे को छोड़ते हैं तो उसके पास क्या आ गया, मोशन आ गया, गति आ गई, तो गति के कारण उसमें जो एनर्जी होगी, एनर्जी जो होगी वो एनर्जी कौन सा होगी, तो वो होगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो आप समझ गए ना काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम होता है। वही बात की जाए लिक्विड की, तो लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी हाई होता है, ठीक है, हाई होता है, हाई काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और गैस में हम लिख सकते हैं वेरी हाई, क्योंकि गैस में तो स्पेस बहुत ही कम मतलब स्पेस बहुत ही ज़्यादा होता है, जब ज़्यादा होता है जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो तेज़ी से मतलब रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में वो मूव करते हैं। तो वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। इस तरीके से आप 6 पॉइंट इन तीनों को लिख सकते हैं और डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। 7 पॉइंट की बात की जाए तो देखिए एक सॉलिड में है कि सॉलिड क्या होता है, जैसे कि सॉलिड में जो सरफेस होता है, सरफेस जो सॉलिड का सरफेस होता है वो सरफेस कितना होता है, केवल 1, केवल ऊपरी सरफेस को हम लोग देखकर बता सकते हैं कि ये सॉलिड का एक ही सरफेस है। और गैस में कोई गैस में मतलब हम बता ही नहीं सकते, नो सरफेस,
नो सरफेस, ठीक है। गैस में कोई सरफेस ही नहीं होता है। लेकिन जब सॉलिड में हम आते हैं तो सॉलिड में एनी सरफेस होता है। एनी सरफेस यानी कि बहुत सारे सरफेस हम लोग को देखने को मिल जाएगा। एक ऊपर का सरफेस मिल जाएगा, एक साइड का, एक और साइड का, एक कॉर्नर का भी मिल जाता है, ऐसे करके होता है। सॉलिड में सरफेस की संख्या क्या होती है, बहुत होती है, ठीक है। और लिक्विड में केवल एक सरफेस मिलेगा ऊपर का, और गैस में तो बिल्कुल होगा ही नहीं। और गैस में एक और चीज़ है कि गैस ना, जैसे कि लिक्विड है तो लिक्विड किसी लिक्विड को जब आप लोग लिक्विड को छोड़ते हैं तो ये जिस डायरेक्शन में छोड़ेंगे तो ये हायर लेवल से लोअर लेवल जाता है, ठीक है। हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर क्या करता है, फ्लो करता है। इसकी टेंडेंसी ये है। लेकिन गैस का क्या है, ये एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में गैस क्या कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में गैस क्या कर सकता है कि फ्लो कर सकता है। तो ये इसकी टेंडेंसी है। तो इन दोनों के बीच एक बेसिक सा डिफरेंस है फ्लो करने का, ठीक है। ये हायर से लोअर लेवल की ओर केवल फ्लो करेगा, लेकिन गैस में क्या होगा, ये किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और इसमें तो होता ही है नहीं है, नॉट फ्लो टेंडेंसी, ठीक है, इसमें होता ही नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने गैस के बारे में, सॉलिड के बारे में और लिक्विड के बारे में हम लोगों ने जाना कि ये फिजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम लोगों ने अभी तक 3 स्टेट को पढ़ चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और इनके बारे में डिटेल हम लोगों ने जान भी लिया कि ये होते क्या है और इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। तब तक आप इसे लिख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है 4th नंबर पे फिजिकल स्टेट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का देखते हैं। तो क्या है, प्लाज्मा है। प्लाज्मा, अब देखिए प्लाज्मा के बारे में पहले हम लोग बेसिक जान लेते हैं कि प्लाज्मा होता क्या है, ठीक है। तो हम लोग प्लाज्मा को लिख सकते हैं द मिक्सचर ऑफ, इसके बारे में पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम बता दें। द मिक्सचर ऑफ फ्री आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ions is the form of plasma state fourth मैटर, ठीक है। तो हम लोग प्लाज्मा के बारे में ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस इज फॉर्म ऑफ प्लाज्मा स्टेट ऑफ फोर्थ मैटर। मतलब कि मैटर का चौथा जो स्टेट है वो प्लाज्मा है। अब ये प्लाज्मा है क्या, तो मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो आयंस होते हैं उन्हीं का ये मिक्सचर होते हैं प्लाज्मा। अब ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो पार्टिकल्स होता है ये कहे तो मैटर, ठीक है। मैटर किस चीज़ से मिलकर बना है, तो ये सब एटॉमिक से मिलकर बना है, सब एटॉमिक से मिलकर बना है, ठीक है। अब ये सब एटॉमिक कौन सा है, तो ये 3 होते हैं, ठीक है, 3 होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तीन चीज़ों से मिलकर क्या बना होता है, एटम बना होता है। तो इसी तरीके से प्लाज्मा के बारे में कर रहे हैं कि जो प्लाज्मा होता है वो मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स हो गया, प्रोटॉन्स हो गया, इन दोनों पे एक आयंस होता है, एक चीज़ होते हैं, वो क्या होता है, आयन यानी कि आवेश। अब ये आवेश इलेक्ट्रॉन्स पे माइनस होता है और प्रोटॉन पे क्या होता है, प्लस होता है। तो इन दोनों का मिक्सचर ही जो होता है ना वो प्लाज्मा स्टेट होता है, ठीक है। अब ये प्लाज्मा स्टेट देखिए, इसके बारे में एक और पॉइंट है कि प्लाज्मा इज सो एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। देखिए जो प्लाज्मा है वो बिल्कुल ही हाई टेम्परेचर पर ये दिखाई देता है, मतलब कि जिसकी तापमान बहुत ही ज़्यादा होता है
और ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि फ्री, यहाँ पे जो फ्री वर्ड लिखा है इसका मतलब क्या समझते हैं कि मतलब इसका मतलब ये है कि जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है और आयन्स है ये मतलब कि स्वतंत्र रूप से इन्वायरमेंट में जो इनका सेल होगा, कक्षा होगा, ऑर्बिट होगा, उसमें ये घूम सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयन्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा आयोनाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आयोनाइज। ठीक है, आयोनाइज्ड हो जाते हैं। आयोनाइज करने का मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा आवेशित हो जाते हैं। जब इन्हें टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा मिलता है तो ये इतने फ्री हो जाते हैं कि इनसे ये जो होते हैं ना इलेक्ट्रॉन और आयन्स, ये चमकने लगते हैं। किसके कारण? तो ये टेम्परेचर के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण। तो ये प्लाज्मा को अगर देखना हो तो इसके लिए हाई टेम्परेचर पे हम देख सकते हैं। अब जैसे इसका एग्जांपल देखिए, समझते हैं क्या है। जैसे कि सन है, तो सन इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है क्योंकि उसके अंदर प्लाज्मा होता है। ठीक है, उसके बाद हो गया स्टार, जो स्टार हमें चमकता दिखाई देता है, टिमटिमाता हुआ, तो उसके अंदर भी प्लाज्मा होता है। फिर अगर हम लोग अर्थ पे बात करें तो जैसे फ्लोरेसेंट जो ट्यूबलाइट होती है, ठीक है, ट्यूबलाइट, इसके अंदर भी प्लाज्मा होता है। जब हम लोग टेम्परेचर देते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, तो उसके अंदर जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट, वो गर्म होता है। और जब वो ज़्यादा गर्म होता है तो उसी के अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन और आयन्स होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं? आयोनाइज, आवेशित हो जाते हैं, जिससे कि वो चमकने लगते हैं, जिससे कि हमें दिखता है कि वो क्या है, जो फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट है वो ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये सभी इसके एग्जाम्पल है। और इस पे एक क्वेश्चन भी आता है कि जैसे कि सन हो गया, स्टार हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, ये चमकते क्यों हैं? तो इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं कि प्लाज्मा के चलते ये चमकते हैं। क्यों चमकते हैं? क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा। ठीक है, और प्लाज्मा क्या है? वही है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का मिक्सचर होता है, जो बिल्कुल ही ज़्यादा हाईली एक्सट्रीम टेम्परेचर पर दिखाई देता है। अब इसमें एक और चीज़ देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उसको नोट कीजिएगा। पहले इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए, जैसे कि हम लोग क्या पढ़े थे? प्लाज्मा। तो मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताया कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसमें मैंने एक चीज़ बताया था काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया था। तो देखिए, सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किस में है? वो है गैस में। उससे कम थोड़ा किस में है? वो है लिक्विड में। और सबसे कम काइनेटिक एनर्जी किस में है? वो है सॉलिड में। लेकिन यही काइनेटिक एनर्जी प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा होता है। तो प्लाज्मा के लिए हम लिख सकते हैं कि मोर काइनेटिक एनर्जी, मोर काइनेटिक एनर्जी देन, क्या लिख सकते हैं? गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो सॉलिड और लिक्विड और गैस के कंपेयर में देखा जाए तो प्लाज्मा के अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होता है इसमें। ठीक है, तो ये सबसे मेन पॉइंट है इसका। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं मैटर का फिफ्थ स्टेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, चलिए, मैटर का फिफ्थ स्टेट है वो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये इसे कहा जाता है द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर का ये पांचवा स्टेट है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब देखिए यहाँ पे बोस, इसमें दो नाम आपको दिख रहा होगा, बोस और आइंस्टीन। तो ये सत्येंद्र नाथ बोस थे। ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस। अब देखिए इस स्टेट के बारे में ये बताया जाता है कि सत्येंद्र नाथ बोस जो थे ये मैटर के फिफ्थ स्टेट के बारे में कुछ कैलकुलेशन कर रहे थे। ठीक है, क्या कर रहे थे? कैलकुलेशन कर रहे थे
कि क्या मतलब मैटर का कोई और भी स्टेट हो सकता है। तो इनके कैलकुलेशन के बेस पे ये पता चला कि ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है, एक फिफ्थ स्टेट भी हो सकता है, लेकिन इसके बारे में इन्होंने पूरे तरीके से कंफर्मेशन नहीं बता पाया, ठीक है। तो इसी के आधार पे क्या गया, जो आइंस्टीन साहब थे, ठीक है, आइंस्टीन, तो इन्होंने भी फर्दर इस पर कैलकुलेशन किया कि हो सकता है कि एक फिफ्थ स्टेट भी क्या हो, मतलब कि प्रेजेंस में हो, मतलब कि अस्तित्व में फिफ्थ स्टेट भी हो मैटर का। तो इन्होंने भी कुछ कैलकुलेशन किया, ठीक है। तो उस कैलकुलेशन के बेस पे ये भी पहुँचे कि हाँ एक ऐसी भी अवस्था है मैटर की जहाँ पे पांचवा इसका अवस्था मतलब एग्जिस्ट करता है, वो क्या था। तो इन्होंने जैसे कि कैलकुलेशन किया तो इन्हें पता चला कि जो फिफ्थ स्टेट आ रहा है वो वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है, वेरी लो टेम्परेचर पे एक अलग ही स्टेट देखने को मिलता है। वेरी लो कहने का मतलब ये है कि जो आपका बिल्कुल जैसे 273 केल्विन होता है ना, जिसपे मतलब सबसे माइनस के 273 केल्विन, जिसपे एकदम बर्फ बन जाता है कोई भी चीज़ या उससे भी मतलब हाँ 0 डिग्री सेल्सियस पे तो बिल्कुल बर्फ जम जाता है, लेकिन -3 उससे भी कम, अब इससे भी एकदम लोवेस्ट टेम्परेचर पे चला जाए तो एक नया स्टेट देखने को मिला, उसे क्या कहा दिया गया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बारे में तो सत्येंद्र नाथ बोस ने कैलकुलेशन किया था, मतलब उसके बारे में पता किया था, लेकिन इसके बारे में थोड़ा बहुत जो बता पाए वो थे आइंस्टीन साहब, ठीक है, कि एकदम लो टेम्परेचर पे इसके मतलब इसे हम देख सकते हैं, लेकिन इन्होंने भी पूरे डिटेल में ये नहीं बताया कि ये दरअसल एग्जिस्ट कैसे करते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो इन्होंने भी कुछ अच्छे तरीके से बता नहीं पाया। तो 3 अलग अमेरिकन, ठीक है, अमेरिकन साइंटिस्ट 3 अमेरिकन साइंटिस्टों ने बाद में फर्दर इस मतलब इन दोनों थ्योरीज को अच्छे से पढ़ा समझा और इसमें डिटेल उन्होंने अपना मतलब कि एक्सप्लेनेशन कर लीजिए या इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, जो भी किया, तो इन्होंने पाया कि हाँ एक फिफ्थ स्टेट भी एग्जिस्ट करता है, वो था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इन्होंने नाम ही दे दिया कि इनके नाम पे ही इसको फिफ्थ स्टेट रखा जाए। वो कौन कौन थे, तो एक थे कॉर्नेल, ठीक है, कॉर्नेल, सेकेंड थे, एक मिनट इसे ऊपर ही मैं आपको बता देता हूँ, देखिए, एक थे कॉर्नेल, सेकेंड थे वियरमैन, ठीक है, वियरमैन, और थर्ड थे कैट्रेल, ठीक है। ये 3 अमेरिकन साइंटिस्ट थे। कौन थे, अमेरिकन साइंटिस्ट, ये 3 अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने मतलब कि इस फिफ्थ स्टेट के बारे में अच्छे तरीके से पता लगाया और इसके बारे में बताया कि एक फिफ्थ स्टेट भी एग्जिस्ट करता है, वो था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो इसे देखने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इसको देखने के लिए इसको अगर पता करना है तो एकदम बहुत ही लो टेम्परेचर करना पड़ेगा, वेरी वेरी लोवेस्ट टेम्परेचर, जब बिल्कुल वही कम टेम्परेचर पर किसी भी मतलब चीज़ को ले जाया जाएगा, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन्स को और आयंस को, और हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम लोगों ने फिजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से 5 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में इस वीडियो में अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2-3 टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि एक मिनट इसे इरेज कर देता है। देखिए, अब इसके बाद जो टॉपिक बच जा रहा है वो है कि चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है, चेंजिंग ऑफ स्टेट मैटर, मतलब कि मैटर का जो स्टेट है वो चेंज भी हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से गैस,
फिर गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, और फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड भी हो सकता है, और सॉलिड से डायरेक्ट गैस भी हो सकता है, विदाउट लिक्विड में कन्वर्ट होते हुए भी। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखिए, ये दो तरीके से होता है। एक तो टेम्परेचर बेस होता है, ठीक है। टेम्परेचर के हिसाब से हम लोग स्टेट ऑफ मैटर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और सेकंड होता है प्रेशर, ठीक है। प्रेशर के हिसाब से भी हम लोग स्टेट ऑफ मैटर को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उसके स्टेट को बदल सकते हैं। जैसे कि गैस है तो गैस से लिक्विड में बदल देंगे, और लिक्विड है तो लिक्विड से गैस में बदल देंगे। तो ये दो टाइप का चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद एक और टॉपिक है लेटेंट हीट, ठीक है। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये लेटेंट हीट भी दो तरीके का है। एक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। अब ये कंप्लीट हो जाने के बाद को एक बेसिक डिफरेंस पढ़ेंगे हम लोग बॉइलिंग के बारे में। बॉइलिंग वर्सेस जो इवोपोरेशन होता है, इवोपोरेशन, इन दोनों के बीच का हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। और इसके अलावा 2-3 और पॉइंट है, उसके बारे में हम लोग भी नेक्स्ट चैप्टर, मतलब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। वो है जैसे कि वेट और मास में अंतर क्या है, ठीक है, वेट और मास में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जैसे कि टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, टेम्परेचर क्या होता है और ये कितने टाइप के होते हैं, और किस तरीके से टेम्परेचर को हम लोग मेजर कर सकते हैं, और किस मतलब टेम्परेचर के टाइप से हम लोग दूसरे टाइप में बदल भी सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। तब तक आप लोग क्विक रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से। कोई डाउट होगा तो आप लोग प्रश्न करके पूछ सकते हैं कमेंट में। और तब तक के लिए गुड बाय।